Shall we start now? Yes, sir. What we have to discuss? Fundamentals of partnership. Change in PSR. ये अलग चैप्टर्स हैं दोनों, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे तो सारी चीजें ली गई हैं, बट क्लास 12th व्यू पॉइंट से क्या क्या डिस्कस करना है, फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिस्कस करना है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी है। और पर्टिकुलरली इस सीगमेंट का मेरा पर्पस नॉट ओनली 12th रिवीजन है, डिटेल्ड रिवीजन है, बल्कि फाउंडेशन को भी लेकर चलने का है। टॉपिक सिमिलर है, ओके। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सभी को करना चाहिए ही चाहिए, और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत सीगमेंट इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पीएसआर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर भी जाएंगे, रिटायरमेंट कम डेथ पे भी जाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी पे भी जाएंगे, डिसोल्यूशन पे भी जाएंगे। सीए फाउंडेशन के बच्चे यहाँ पे कुछ बैठे हैं, बताइएगा कि आपका डिसोल्यूशन है या नहीं। सीए फाउंडेशन है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। इंसॉल्वेंसी लेकिन पार्टनर का नहीं होगा, और अमालगमेशन नहीं होगा, कन्वर्जन और सेल टू ए कंपनी नहीं होगा। ये सीगमेंट आपको नहीं करना है, ओके। दिस सीगमेंट इज नॉट। डिसोल्यूशन है नहीं, डिसोल्यूशन भी आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है। तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे उस समय इसको नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 12th में है तो हमने करना है, ओके। सिंपल डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम, एडवांस प्रॉब्लम्स आपके जो है वो सीए इंटरमीडिएट में मिलेंगे, और डिसोल्यूशन भी सिंपल से लेकर एडवांस तक सारा जाएगा। ये आपके सीए इंटरमीडिएट, सीए में इंटरमीडिएट के सिलेबस में टोटल कवर अप करता है, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, इस सीगमेंट में नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे आते हैं। एक छोटी सी बात यहां पे बतानी थी आप लोगों को कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट पे नहीं जाएंगे, जैसे नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की मीनिंग, पार्टनरशिप मीनिंग, इन सारे पॉइंट्स पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इसमें जो जरूरी पॉइंट्स हैं उस पे हम लाइट थ्रो जरूर करेंगे, ओके। अब वो जरूरी पॉइंट्स क्या क्या हैं, हम पहले एक ग्लिम्स आपको दे दें कि पार्टनरशिप में क्या क्या आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो फंडामेंटल्स में जरूरी होता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। देखिएगा, आपसे आपस में बातचीत ना करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब आप कहेंगे कि ये क्यों सीगमेंट इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हम यहां जानना चाहेंगे कि आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो पार्टनरशिप का मीनिंग या डेफिनेशन कह लीजिए उसको, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, याद हो जिनको, गूगल ना करें, 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग किन लोगों को पता है, ये जरूरी है सर, क्योंकि इससे एमसीक्यू रहेगा। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो ये मत सोचें कि ये उनके सिलेबस में नहीं है, जो भी स्टेट बोर्ड है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, सभी जगह है ये, ठीक है। इवन के इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है। तो इस डेफिनेशन की क्या बातें हैं, उन बातों पर ही पूरा पार्टनरशिप का फीचर ही टिका हुआ है। अगर हम ये डेफिनेशन कर लेते हैं तो हम समझ लीजिए कि पार्टनरशिप का मीनिंग और उसका फीचर भी हम लोगों ने कर लिया है, ओके। तो मेरे को ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को पता है, बस हाथ उठा के बताइएगा जिनको पता है, याद है डेफिनेशन, ओके। गर्ल्स से तो पता चल रहा है कि कितने लोगों को पता है, बॉयज को कितने लोगों को पता है, चलिए पता है आप लोगों को, ठीक है। कोई बता सकता है आप में से, बताइए सर। बिल्कुल सही, ठीक है, बैठ जाइए, बस अब ज्यादा नहीं पूछना है मेरे को। देखिए, इसमें जो डेफिनेशन कहा गया सेक्शन 4 में कहा गया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ठीक है ना। तो हम उस पॉइंट पर जाएंगे, कैसे जाएंगे जरा देखिएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं। पहला पॉइंट क्या आता है इसमें कि मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। अब 2 और मोर पर्सन्स में उनके पास क्या होना चाहिए, हैविंग, ये बात समझिएगा, ये आपके डेफिनेशन में नहीं है, हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, ठीक है ना। हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है ना, हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जिनमें की कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी हो। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये कह रहा है आपका सेक्शन 4, लेकिन इसी सेक्शन 4 के डेफिनेशन से, डेफिनेशन हमने नहीं लिखा,
लेकिन उस डेफिनेशन की जो जो बातें प्रमुख बातें आ रही हैं वो हमने यहां पे लिखना है, ड्रॉ करना है, और इसी से हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग भी आ जाता है, फीचर भी आ जाता है, और इसको कर लेंगे, इस पॉइंट को समझ लेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फंडामेंटल्स। तो 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या क्या बातें हैं और उसी से फीचर्स कौन कौन से निकलते हैं। तो कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना, ये बात कहां बताई गई है पता है? कौन से एक्ट में बताया गया? पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया, किसी और एक्ट में बताया गया कि मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम की बात तो नहीं कही गई, कि मिनिमम में ये कहा गया कि भाई कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, जिनके पास की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो। लेकिन जब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, कि कितने पार्टनर हो सकते हैं, कोई लिमिट है क्या? तो कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 50। ओके, तो अब ये बात कहां कही गई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कही गई है या कहीं और कही गई? नो सर, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कही गई, ये कंपनीज एक्ट में आई है बात। जी हाँ, कंपनीज एक्ट पहले 1956 में था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 में यही बात कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर उसका मैक्सिमम लिमिट इतना है और अगर उससे वो एक्सीड कर जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म को क्या माना जाएगा? या तो इनवैलिड माना जाएगा, और नहीं तो फिर वो रजिस्टर करवाए अपने आप को एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी के रूप में, ठीक है ना? कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ेगा फिर, और नहीं तो पार्टनर की संख्या रिड्यूस करें। तो 2 और मोर पर्संस, उसके बाद क्या फीचर आता है इसका? रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि भाई भाई का संबंध है, मित्रवत संबंध है। मित्रवत संबंध मतलब फ्रेंडशिप है भाई साहब 2 व्यक्तियों के बीच में। तो दोस्त होने से पार्टनर नहीं हो जाएंगे, भाई होने से पार्टनर नहीं हो जाएगा, पति पत्नी है, भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर कहला जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी पार्टनरशिप होगा, यानी पार्टनरशिप का जन्म कॉन्ट्रैक्ट से होता है। और कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? अग्रीमेंट से होती है। तो एक अग्रीमेंट जरूरी होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, और वो अग्रीमेंट अगर वैलिड है, सारी शर्तों को पूरा करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो पार्टनरशिप का जन्म कॉन्ट्रैक्ट से होगा। इज इट क्लियर? तो 2 और मोर पर्सन तो हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन से भी पार्टनरशिप नहीं होगा। हाँ, ब्लड रिलेशन है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स, अदरवाइज नॉट। अब रही बात कि यहां एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। ओके, सही है। अब बिजनेस करने का मतलब यहां पर ट्रेड भी है, इस बात को समझ लीजिएगा, और प्रोफेशन भी, ठीक है ना? आप कहेंगे प्रोफेशन क्यों? हम लोग ने तो बिजनेस स्टडीज में कुछ और पढ़ा था। लेकिन 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी तो नोटिफिकेशन आ गया कि भाई पार्टनर्स बन सकते हैं, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए, ये सब मिला के फर्म बना सकते हैं। तो ये लोग बिजनेस नहीं करेंगे, ये लोग तो भाई अपनी स्पेशलाइज सर्विस देंगे सोसाइटी को। तो फर्म इनकी हो सकती है, डॉक्टर्स की फर्म हो सकती है, लॉयर्स की फर्म होती ही है, आप जानते हैं, ठीक है ना? तो ये प्रोफेशन में भी फर्म चलेगा और वहां भी पार्टनर्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। डेफिनेशन ये कह रहा था, सेक्शन 4 कह रहा था कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यानी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं है। ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स खास तौर से ये बात जान लीजिए कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस, ये 2 बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है अभी के अभी, तुरंत, कि प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और कंक्लूसिव एविडेंस पार्टनरशिप का क्या होता है। ये दोनों बातें आपको अभी समझनी होंगी तुरंत। तो अगर प्रॉफिट बांटा जा रहा है तो इसी को कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। यही है प्राइमा फेसी एविडेंस। कौन? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मस्ट जरूर है पार्टनरशिप में, ठीक है ना? लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अगर प्रॉफिट बांटा जा रहा है तो वहां पार्टनरशिप हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही। नो सर, आप मैनेजर को भी अपना प्रॉफिट में पार्टनर नहीं बनाया, लेकिन प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? मैनेजर्स को प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, सर्टेन प्रोपोर्शन की, भाई 10% उनको हर बार प्रॉफिट जो भी होगा उसका 10% मैनेजर को मिलेगा। 2 भाई हैं, ठीक है, दोनों भाइयों के नाम से एक संयुक्त प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने लेट आउट कर रखा है, और वो उससे रेंट कमाते हैं, रेंट को बराबर बराबर बांटते हैं या सर्टेन प्रोपोर्शन में बांटते हैं। 2 मित्र हैं,
दोनों मित्रों ने मिलकर के एक संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी खरीदी, सर्टेन प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन किया और अग्रीमेंट किया कि सर्टेन प्रोपोर्शन में हम लोग इसके हुए प्रॉफिट को बांट लेंगे। बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो, कोई प्रॉपर्टी से रेंट ऑब्टेन करेंगे। विल यू कॉल इट पार्टनरशिप? नो सर, इट इज नॉट पार्टनरशिप। बिजनेस है तो बिजनेस की बात आप जानते होंगे कि रेगुलरिटी इन डीलिंग भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी चीज है, ठीक है ना। कैजुअल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं क्रिएट करता। इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन अगर हो जाए कि आप नेपाल घूमने गए, नेपाल से कपड़े ले आए और यहां दोस्तों के बीच में आपने उन कपड़ों को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया, दो आदमी मिलकर ये काम भले ही आपने क्यों ना किया हो, विल यू कॉल इट पार्टनरशिप? नो सर। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन फिर से सुनिएगा, बार बार कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। अब अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो पॉइंट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ सर? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। ये जो बात है किस तरफ इशारा कर रहा है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और प्रिंसिपल भी, यानी पार्टनर अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है। किसको बाइंड कर सकता है सर? फर्म को बाइंड कर सकता है। मतलब कि अगर एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में लोन लिया है, ठीक है, और सिग्नेचर उसने अपनी करी है, तो बाकी सारे पार्टनर भी उस लोन को पे करने के लिए लाइबल होंगे, और बशर्ते कि वो पैसा उसने फर्म में इस्तेमाल किया हो, फर्म में लॉस हो गया हो जिसमें उसकी कोई गलती ना हो। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन लिया है और लोन लेकर के उसने अपनी निजी संपत्ति खड़ी कर ली है, तो उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। लेकिन बाहरी आदमी के लिए, बाहरी आदमी ने अगर पार्टनर जान के बाकी लोगों को लोन दिया है, तो वो बाहरी आदमी के लिए भी लायबल होंगे। ये अलग बात है कि बाकी पार्टनर उस पार्टनर से रिकवरी करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं समझे? समझ में आई बात? ओके। तो देखिए बेसिक ये 5 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, एक लीगल और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और जो कि प्रोफेशन भी हो सकता है यहां पार्टनरशिप में। प्रॉफिट डिवीजन मस्ट है, इसको प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, और म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, और इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिए कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। अब कोई कहेगा कि भाई साहब पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड के कंटेंट्स क्या है? ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। डीड का मतलब वो रिटन अग्रीमेंट है जो कि पार्टनर आपस में सहमत होते हैं, तो वो लिखित रूप में लिखा हुआ है, वो पार्टनरशिप डीड है। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप आप उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर्स अपने राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस जो है उसमें वो अपना मेंशन कर लेते हैं, फर्म का नाम मेंशन कर लेते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंशन कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मेंशन कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट पर वापस आना है मैंने ये देखिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कहा जा रहा है। नो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन और सैलरी। पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन गिवन टू फर्म, लोन गिवन टू फर्म नॉट पार्टनर, लोन गिवन टू फर्म at the rate of 6% per annum. पॉइंट शुड बी क्लियर। अब यहां पे बात क्या है ये समझना होगा आपको कि पार्टनर्स ने अग्रीमेंट तो करा, लेकिन उन्होंने किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है ये मेंशन अग्रीमेंट में नहीं है। द अग्रीमेंट इज साइलेंट, अग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग व्हिच वन, किस बात के लिए साइलेंट है, इसको भी थोड़ा समझते हैं 2 मिनट के लिए, और इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेते हैं सर। ओके, पहले आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट करिएगा, रूल्स एप्लीकेबल in the absence of agreement in partnership on the following points. Number 1, thank you. Number 1, division of profit
अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट नो, सैलरी या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अग्रीमेंट नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अग्रीमेंट नो। ये अग्रीमेंट की बात नो नो लिखी जा रही है, ठीक है ना, अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे इसी सेशन में मैं यूज करने वाला हूं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए आईओडी, तो आप कंफ्यूज ना करें, ओके। अभी याद रख लें इस बात को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एब्रिवेटिव वे में हम लोग यूज करेंगे टर्म आईओसी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं आईओडी, ओके जी। अब क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म, अग्रीमेंट है सर, नो। तो अब ट्रीटमेंट देखिए कि क्या होने वाला है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि एग्रीमेंट नहीं है सर, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात थी, किस रेशियो में बांटेंगे, तो भैया यहां होगा इक्वल, वेरी गुड, इक्वल। सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर की बात हो रही है और एग्रीमेंट ही नहीं है, नॉट अलाउड, नहीं मिलने वाला किसी पार्टनर को फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन बाय हिम, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अलाउड नहीं बोलेंगे वहां पे बेटा, नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म, अलाउड एट द रेट ऑफ, ये छोटी सी बात है जिसको कि आपको जहन में रखना है। अब रही बात कि आपने इसे नोट करना है, नोट कर लिया होगा आई होप, साथ साथ लिख रहे थे ना। अब देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे करा जाए, ओके, मजा आने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और नोट भी करिएगा साथ साथ, क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा सर। क्वेश्चन क्या है मेरा वो देखिए सर, क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन है कि एक फर्म में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स having capitals of rupees A, having capitals of rupees 10 lakh, rupees 5 lakh and rupees 2.5 lakh, ओके। ये इनका कैपिटल का स्टेटस है सर, ओके। अब क्या हुआ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म during the year, dy, I always use the term dy for during the year. The profit of the firm during the year was rupees 6 lakh, ठीक है, समझ में आ रही बात कि भाई एबीसी फर्म में पार्टनर है, कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख 50 हजार है, प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ है, 6 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात, ओके सर। अब यहां से आगे बढ़े तो डिस्प्यूट हो गया इन लोगों के बीच में, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट दे आर एट डिस्प्यूट, regarding division of profit there is a dispute, डिस्प्यूट मतलब जानते होंगे आप लोग कि पार्टनर के बीच में झिकझिक हो गया, एक किचकिच विवाद, ठीक है ना, देयर इज ए डिस्प्यूट, ठीक है ना। ए क्लेम्स फॉर आईओसी एट द रेट ऑफ 10% per annum before division of profit,
ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। सेकंड पॉइंट, B's claim is that B's claim is for salary for his extra work done at the rate of rupees 10,000 per month. Number 3, C is claiming that profit should be divided equally. Profit should be divided equally and no IOC is to be given to anyone. मामला पेचीदा हो रहा है क्या? मामला पेचीदा हो रहा है? हो रहा है तो कोई बात नहीं सर, आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप बोल रहे हो नो सर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो यस सर तो भी आपको समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले क्वेश्चन समझेंगे। ओके, एक बार लिख लेने दो मेरे को। टू एनीवन to any partner and interest on his loan to firm rupees 10 lakh, interest on his loan to firm rupees 15,000 on a loan of rupees 1 lakh. C has given a loan to the firm और उस पर वो इंटरेस्ट मांग कर रहा है कितनी? 15,000। अब समझिए क्लेम। बात यहां क्या है कि पार्टनर्स के मध्य यानी उनके बीच अग्रीमेंट नहीं है। किस बात को लेकर? देयर वॉज नो अग्रीमेंट amongst them regarding, किन किन पॉइंट्स पर नहीं था अग्रीमेंट? पहला, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी, आईओसी, आईओडी की बात ही नहीं की गई है, सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन आईओ लोन, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं था। और ये तीनों के तीनों पार्टनर आपके पास पहुंचे हैं, आपको बताना है कि उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट डिवाइड करके बताना है। अब ए का क्लेम देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए क्या क्लेम कर रहा है सर? ए क्लेम कर रहा है 10% वार्षिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और डिवीजन कैसे प्रॉफिट का होना चाहिए ये नहीं लिखा है यहाँ पे। एज क्लेम फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, इन कैपिटल रेशियो, यहां जोड़ लेंगे आप, इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में वो प्रॉफिट डिवीजन की बात कर रहा है, और वो भी कब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद। और प्रॉफिट कितनी हुई थी? 6 लाख रुपए की। 6 लाख में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसको कैपिटल के रेशियो में बांट दो। ए का दावा है। बी का दावा क्या कह रहा है? बी किस बात के लिए क्लेम कर रहा है कि बी क्लेम इज फॉर सैलरी फॉर हिज एक्स्ट्रा वर्क डन। तो अब आप बताओ कि ए का क्लेम मानोगे आप? ए का क्लेम एडमिट होगा? गलत हो गया ना ए का क्लेम? क्यों? क्योंकि आप रेफरेंस दोगे कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग
डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इट इज डिवाइडेड इक्वली। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं वो भी, कि हाउ यू वुड गिव आंसर एंड वुड प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड विल यू सेटिस्फाई ए बी एंड सी, तीनों को सेटिस्फाई भी आप करेंगे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ए का दावा तो नामंजूर किया जाएगा, कट, एक रेड कट दिख रहा होगा ए के क्लेम पर। बी का क्लेम क्या है कि उसने एक्स्ट्रा वर्क किया था भाई साहब, फर्म में दोनों पार्टनर के अलावा उसने कुछ कार्य करा होगा जिसके लिए वो 10,000 रुपए की सैलरी मांग रहा है, बट अग्रीमेंट तो साइलेंट है। तो क्या बी का दावा मंजूर होगा सर? तो आप यहां कहेंगे नो सर, ये भी कट हो जाता है, यानी बी का क्लेम भी नामंजूर किया जाता है। ओके, अब सी की क्लेम की बात करिए। सी इज क्लेमिंग दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली एंड नो आईओसी इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म ₹15,000 ऑन अ लोन ऑफ ₹1 लाख। सी का दावा मंजूर किया जाएगा, सी का पार्शियली कट होगा और पार्शियली मंजूर भी होगा। सी का जो ये क्लेम है ना कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, ये मंजूर होगा। और सी का जो दावा नामंजूर होगा वो ये है कि 1 लाख पे वो 15,000 की मांग कर रहा है, जो कि गलत है। अगर साल भर का भी होता तो इसको 6,000 तक का ही अलाउ होता, उसके आगे इनको नहीं मिलेगा। 6% वार्षिक है, लोन कब दिया नहीं दिया डेट वेट को कुछ मेंशन है नहीं, तो हम लोग तो यही समझेंगे कि 1 साल की बात है, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है क्वेश्चन में। तो 1 साल का इंटरेस्ट ऑन लोन वो 15,000 मांग रहा है 1 लाख पर, जबकि उसको 1 लाख पर 6,000 से ज्यादा लेने का अधिकार नहीं है। अगर यही वो अग्रीमेंट में मेंशन कर लेता कि हमें 15,000 रुपए इंटरेस्ट चाहिए होंगे तभी मैं लोन दूंगा, सहमति जताओ बाकी पार्टनर्स, या अग्रीमेंट में पहले से मेंशन होता कि कोई भी पार्टनर लोन देगा फर्म को तो उसे 15% वार्षिक ब्याज मिलेगा, तब तो सही था। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं सर। क्लियर हो गई बात? अब क्या है, देयर वाज नो अग्रीमेंट अमंग रिगार्डिंग। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, तो पहले सॉल्यूशन देन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग कब लिखते हैं बेटा, ये बताइए। कोई भी अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते हो और उसमें कुछ बातें अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल टाइप की होती हैं, तो हम लोग उसको आंसर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाना होगा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं घटाया गया है, तब ना वो मांग रहा है। और किसी को सैलरी तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलने वाली ना। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने थे प्रॉफिट? 6 लाख। और यहां डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन, किसका लोन था? सीज लोन टू फर्म। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते, तो 6,000 दिया जाएगा। ओके है। अब जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके है। तो कितना भाई साहब प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? आपका प्रॉफिट आ रहा है 5,94,000। अब ये ए को आप दोगे तो एज कैपिटल नहीं, ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अभी यहां नहीं, अभी यहां नहीं, अभी इसके बाद आपको बनाना होगा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट भी बनाना होगा। इसकी हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। यहां क्रेडिट में लिखेंगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना साहब? 5,94,000 रुपए। अब डेबिट में आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। बोलिए बेटा, समझ में आ रही बात? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया नहीं जाएगा। तो किस रेशियो में करेंगे? रेशियो क्या होगा? रेशियो विल बी इक्वल। तो 594 को आप अगर डिवाइड करें 3 से तो क्या आएगा बताइएगा सर? तीनों को बराबर मिलेगा।
178 ईच, तो एक को कैपिटल में ले जाएंगे 178, बी के कैपिटल में ले जाएंगे 178, 78 आ रहा है, 198 होगा, चेक कर लीजिए, जोड़ लेंगे अभी। 2, 27 और 2 29, और 3 और 2 5। जी सर, ये सही है सर। तो अब यहां पे एक्सप्लेनेशन देने का, ये आपने बना के दे दिया किसको, ए और बी को, डिस्प्यूट खत्म करने आए, है ना। तो आपने कौन कौन सी पॉइंट लिखनी है वो अब देखिए। अब आंसर या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना होगा। एज क्लेम विल बी रिजेक्टेड, as there was no agreement regarding IOC and equal division, IOC and division of profit in the ratio of capital contribution, in the ratio of capital contribution। ऐसा कोई अग्रीमेंट था सर? नहीं था ना, तो इसका ये दावा तो नामंजूर कर दिया जाएगा। बोलो सही बात है। अब रही बात दूसरी, दूसरा किसने क्लेम करा था? बी ने। बी ने क्या क्लेम करा था बेटा बताओ? तो 20 क्लेम भी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 20 क्लेम, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दे दो यहां पे आप आराम से, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यहां आ जाएगा। 20 क्लेम will also be rejected as there was no agreement regarding salary to any partner, regarding salary to any partner। अब सी का क्लेम क्या था? C's claim will be partially admitted and partially rejected as profit is distributed equally in the absence of, profit is distributed equally in the absence of agreement, but interest on loan by partner, interest on loan is allowed at the rate of 6% per annum, but C was asking interest on his loan at the rate of 15% per annum, which is not agreed। बात समझ में आई आप लोगों को? अब लिख लिया आप लोगों ने? फटाफट से लिख लीजिए तो हम आगे बढ़े। Very good question, sir. Very good question. Let me
put that question before everyone who are watching this video and who are also in class. They haven't listened as yet so far. So let me put that question. What is your question? वेरी गुड क्वेश्चन सर। इसका जवाब आप सुनिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, सुन लीजिए आप लोग सभी लोग। इन्होंने पूछा ये यहाँ पे कि यदि इसी प्रश्न में ये 6 लाख आपने कहा है कि प्रॉफिट है ना, ये 6 लाख रुपए की प्रॉफिट है, अगर इस प्रॉफिट के जगह पर लॉस होता तो इसका क्या करते सर? डेफिनेटली, चूंकि देखिए यहां पे ए का क्लेम तो खारिज हो रहा था, बी का क्लेम भी खारिज हो रहा था, सैलरी देनी, यानी एप्रोप्रिएशन तो कर ही नहीं सकते थे सर, बिकॉज देयर वाज नो प्रॉफिट, सो देयर इज नो रोल ऑफ एप्रोप्रिएशन, देयर इज नो रूम फॉर एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन तो तब होता ना जब प्रॉफिट होता। लेकिन सवाल अब उसका है कि जो पार्टनर ने किसी को फर्म को लोन दिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट की बात है, तो क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? जी हाँ सर, यानी कि आपने जो लॉस निकाला है वो इंटरेस्ट 6% तो आपको देना ही है ना हर हाल में, तो उसको दिए बगैर आपने 6 लाख रुपए का लॉस निकाला, यानी आपका लॉस 6,06,000 रुपए है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करते, अब वो देखिए, आपका सवाल बहुत सही था। तो वैसे सिचुएशन में हमने यहां पर अभी बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है ना, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैसा हो जाता, इसको देखिए, ये तो प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिया गया, लॉस होता तो कहां लेते उसको, लॉस होता तो डेबिट में लेते सर, कुछ इस प्रकार हो जाता। देखिए सर, देख ही लीजिए सर, टू प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख, जी हाँ सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही होगा क्योंकि आइटम छूटा है। और आपको एक चीज कंसेप्ट अभी और देना है मैंने, रुक जाइए, हालांकि वो आगे के टॉपिक में आता ही, बट आपने क्वेश्चन किया तो बताना ही पड़ेगा मेरे को। टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी ने लोन दिया हुआ था ना 6,000 रुपए, तो अब आपका ये लॉस आ जाता। अब इस लॉस को हम ले जाते बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। आप एप्रो में मत ले जाइए, यहीं से इसको क्लोज कर दीजिए, कर सकते हैं, लेकिन एप्रो क्यों जाता है वो भी बता दें आप। भैया बुक की बात मैंने नहीं करनी, बुक में ज्ञानी लोगों ने बुक लिखा है और हमें उतना ज्ञान है नहीं। लिसन टू मी, बुक की बात ना करिए तो बेहतर हो, बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, बुक सही है या गलत ये आप निर्णय करेंगे, हम नहीं करने वाले। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है, जरूरी नहीं है कि उसमें करंट ईयर का ही प्रॉफिट लाया जाए, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो और उसको हम इस साल लेकर आए, नहीं हो सकता है क्या? प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, एप्रोप्रिएशन का बैलेंस पहले से क्रेडिट बैलेंस 10 लाख चला रहा था सर, नहीं हो सकता है क्या? पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो था, नहीं रह सकता है क्या? रह सकता है सर, तो वो तो क्रेडिट में आएगा। और इस साल का हमारा ये जो 6,06,000 है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में ले जाएंगे सर। अब बताइए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो तो हम दिखा दे तो क्या गलत हो जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 6,06,000। अब यहां लॉस ट्रांसफर कर दीजिए आप बाय एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल, कितना होगा बताइए? 2,02,000, 2,02,000, 2,02,000, 2,02,000। क्लियर है बात? अगर कोई बैलेंस होता पहले से प्रॉफिट का तो हम यहां क्रेडिट में लिखते। तो ये जो अकाउंट बनाया, क्यों बना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पहले इस बात को समझिए। और क्यों यहां लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए पार्टनरशिप में एक सेपरेट अकाउंट बनाया ही जाता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, सेपरेट है। ओके, करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उसमें आ सकता है, समझ रहे हैं सर? हेलो, गूगल के जमाने के गूगल, रखिए उसको और कंसंट्रेट कीजिए इधर, बात को समझिए। अगर एप्रो अकाउंट बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट तो हम तब करते हैं ना सर जब कहीं कोई लूप होल हो, छूट जाए, गलती हो जाए, सुधार रहे हो, तो ये तो छूटा ही है ना एक तरह से 6,000 रुपए लॉस, एक्सपेंस लॉस बढ़ाएगा ना ये 6,000, तो इस बढ़े हुए लॉस को तो हम 6,06,000 कर लिए ना, 6 लाख पहले से लॉस था, सही है। यही चीज अगर हमने यहां पे शो करा तो आपको बहुत मजा आया, समझ में भी आया। कौन सा? यहीं पे कि 6 लाख की प्रॉफिट थी, 6,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन सीज लोन दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो 594, और इस 594 को हमने आगे ले लिया यहां,
यही 594 को क्रेडिट में ले लिया और इसको फिर 3 से डिवाइड करके इक्वली बांट, यही बात है ना सर, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो हम प्रॉफिट रहा था तो हम ट्रांसफर कर गए, लेकिन लॉस होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लाएंगे एप्रो में। आप कह रहे हैं कि नहीं सर यही बुक में यही कर दिया है, कर दिया, गलत सही की बात हम नहीं करें, कर दिया, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट बात तो यह है कि ये यहां से यहां डेबिट आएगा ही। डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का लेंगे, यानी उस साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाया ही नहीं, जबकि पार्टनरशिप में हर साल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाया जाता है। तो किसी साल अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो आया ही नहीं तो थोड़ी सी तो गड़बड़ वाली बात नजर आ रही है ना। और मेरा यहां पे एक सवाल और है उस पर्टिकुलर राइटर से कि अगर पिछले साल का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता और उसको पार्टनर्स इस साल बांटना चाहते और लॉस को सेट ऑफ करना चाहते उस प्रॉफिट से, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो नहीं बनता? अब आप तय कीजिए वेदर यू आर करेक्ट or your book is correct. I'm neutral. I'm not saying that I'm 100% correct. Reason? That would be arrogance. Logically, technically, theoretically, practically हमने बातें समझा दी आपको। तो आज आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, अभी यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था हमारा सेगमेंट की रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये 10 से 15 मिनट की बात थी या हाफ एन आवर की बात थी, तो इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भले ही 4 नंबर का क्वेश्चन हो, 6 नंबर का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, कहीं से भी पूछे, तो आपको रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, ओके, अगले सेगमेंट की तरफ। तो अगले सेगमेंट के लिए अभी फिलहाल जो आपने इतना जो कुछ भी देखा, क्या आपको कोई दिक्कत लगी, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे आके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आपको कहीं ऐसा लगता हो कि नहीं इसमें और कुछ बातें एडिशनल होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर डालिए, आपको जवाब मिलेगा। अब रही बात आगे के टॉपिक की, तो आगे का टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस करना है नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करना है, ओके।